अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। गुज़श्ता वीक बड़ा सियासी एतबार से बड़ा एक्सप्लोसिव रहा। इलेक्शंस के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, उन सब पर तकरीबन बात करेंगे। कल मौलाना फजल रहमान का जो इंटरव्यू था, उसमें जो इंकशाफ था वो उसने विंडिकेट किया है, उसने बयान ठीक साबित किया जो तहरीक इंसाफ लगाया करती थी कि जब उनकी हुकूमत को चलता किया गया था। अपेरेंटली तो वो एक आईनी मामला था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, लेकिन एक दफ़ा फिर सुना आपने होगा, एक दफ़ा फिर ज़रा सुन लीजिए मौलाना साहब ने कल इंटरव्यू के दौरान क्या फरमाया कि किसने उन तमाम प्लेयर्स को इकट्ठा किया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। सुनिए ज़रा। तो जनाब, हमारे साथ जो गेस्ट्स मौजूद हैं, मैं आई गो डायरेक्टली टू द गेस्ट्स। अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक से ताल्लुक। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। एक चीज़ ये फरमाइएगा, ये मौलाना साहब ने जो इंकशाफ किया है, बहुत सारे लोग खैर इस चीज़ को पहले ही कुछ जानते भी थे, एंटिसिपेट भी कर रहे थे। एक चीज़ जहन के अंदर आती है, इमरान खान साहब तो जनरल फैज़ साहब को बड़ा अपना क्लोज रखते थे, बड़ा उनको अपना वो कह लें मोहसिन समझते थे। ये बात कुछ नहीं है, क्योंकि एक चीज़ मैं जानता हूँ, आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग उस वक्त भी ये कहते थे कि यहाँ पे कोई डबल क्रॉस चल रहा है। इसको किस तरह से लेती है पार्टी अब? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो पॉइंट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हक है। मतलब मेरा चेयरमैन इमरान खान साहब पिछले तकरीबन 2 साल से, यानी कि अप्रैल 2000 अगर आप 21 से देख लें, 22 से देख लें, और आज तक हमने एक पूरा नैरेटिव कहा था जिसको सारे लोग कहते हैं झूठ है, कि हमारी हुकूमत के गिराने के पीछे जो अनासर मौजूद थे उनका खान साहब ने 12 नाम लिया, लेकिन क्योंकि हम अफेक्टी थे, हम विक्टिम थे, तो शायद साहब ने कहा जी ये क्योंकि एक बहाना बनाया जाए, जी बड़ी पॉलिटिकल मूव थी, तमाम जमातें मूव कर गई, पीटीआई के जो 20 लोग थे वो हमसे बहुत बेदरा थे, वो बड़े नाराज हो गए, वो सिंध हाउस खुद ब खुद पहुंच गए, कोई पैसे की डील नहीं हुई, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, जरदारी साहब का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, और ये जो जनरल बाजवा और फैज हमीद का नाम लिया गया, इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो एक हमारा नैरेटिव को नुकसान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल खान के साहब का जो अपना मतलब पॉलिटिकली देखा जाए तो मौलाना साहब हमारे साथ कभी भी अलाय नहीं रहे। कल हक ने होना था, सच ने बोलना था। कल उन्होंने पूरी पाकिस्तान को बता दिया कि खान सच्चा था। जो कुछ पाकिस्तान में किया गया वो सियासी रिवायात नहीं थी, वो एक मूव थी जो कि चलाई गई थी उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की हेड की तरफ से। और क्योंकि आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है उसके नीचे ऑटोमेटिक चेन ऑफ कमांड होती है। सो अगर चीफ चाहे तो वो चेन ऑफ कमांड नीचे हिल नहीं सकती। सो लोगों का जो नैरेटिव था हमारे वाले से कि शायद फैज हमीद साहब हमारे साथ चल रहे हो, दैट वाज नॉट राइट। ऑब्वियसली ही हैड टू फॉलो द चेन ऑफ कमांड। तो वो अब उन्होंने पूरा बताया कि मुलाकात में कैसे पॉलिटिकल जमातें थी, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, और कैसे उनको देखें। और आपको शायद याद हो ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू भी आया था, ये पहली दफा नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे तो उस वक्त आर्मी चीफ जो थे जब बाजवा साहब, उन्होंने उस वक्त 2019 में बुला लिया था, यानी हमारी हुकूमत के 6 महीने बाद बुला लिया खान साहब को फारिग करना है, गुलजार साहब को फारिग करना है। सो पॉइंट रिमेन्स, ये काविशें तो शुरू से चलनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो अकम्पलिशमेंट जाते जाते दरमियान में कोविड ना आता तो हम 20 में क्या ले कब के चले गए होते। ये तो फिर कोविड आ गया और चीजें मामला चली गई। लेकिन कल दुनिया ने देखा कि खान मतलब जिस तरह भी उसको अडियाला में डाला गया, जो पॉलिटिकल केसेस उसमें बनाए गए हैं कल, और मैं ये बता दूं ये सिर्फ आगाज है, कल जो सिलसिला शुरू हुआ है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आगे आप देखें, सारी दुनिया देखेगी कि जो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइज करके केसेस बनाए गए उन पे, वो भी सारे झूठे साबित होंगे, और इंशाल्लाह एक दिन मेरा लीडर बाहर आएगा और पूरी दुनिया देखेगी, ही विल शाइन लाइक एनीथिंग। अच्छा ऑन साहब, उसमें खैर डेल्विंग इनटू द पास्ट उसका कोई खास फायदा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझने के लिए जरूरी है। इमरान खान साहब तो रिटेन करना चाह रहे थे जनरल फैज को, आपको याद होगा, और उसकी वजह से कहा गया कि ये दिस वाज द ब्रेकिंग पॉइंट, कि जहां पे जाके राहें बिल्कुल ही जुदा हो गई थी। मतलब उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था उस वक्त। लेट मी थोड़ा सा मैं चीज़ों को रिकॉल कराता हूं ताकि सारे आपको और आपके व्यूअर्स को सबको याद हो। जब ये मसला चला था उस वक्त अफगानिस्तान का इशू बहुत ज्यादा हॉट था। आपको याद है कि तालिबान वहां पे जो अफगानिस्तान काबुल पे कब्जा कर रहे थे, और अमेरिकन फोर्सेस वहां से रिट्रीव करके वहां से जा रही थी। सो वो जो टर्म ऑयल था अफगान बॉर्डर के ऊपर, वो बहुत ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया था, और यहाँ पे आपको शायद याद हो कि कुछ दिनों के लिए वहां पे क्लैशेस भी हुए थे। वो स्कर्मिशेस जो हुई थी हमारी अफगान बॉर्डर पे, उसको नजर रखते हुए खान साहब ने कहा था कि शायद इट इज नॉट द राइट टाइम टू चेंज एनी स्पाई, हमारा जो स्पाई मास्टर है उसको शायद चेंज करने का मुनासिब टाइम नहीं है। 2-4-6 महीने बाद जब चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, इट कुड बी डन। ये उनकी अपनी राय, लेकिन क्योंकि उस वक्त आर्मी चीफ ने कहा नहीं चेंज करना है, तो इट वी एग्रीड अपॉन। बट वेरी फ्रैंकली खान साहब का सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है, इट वाज नॉट अ प्योर लाइकिंग फॉर समबडी, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। इट वाज प्योर क्योंकि जब आप चेंज ऑफ सेटअप करते हैं, इवन कि कोई एक बंदा अगर एट हेल्म ऑफ अफेयर्स है तो ऐसे मोमेंट के ऊपर उसको रहना चाहिए वहां पे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं बप्पी साहब। मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया था उस वक्त। पॉजिटिव, ठीक हो गया। आगे आते हैं। इमरान खान साहब का जो जेल से बयान उनकी फैमिली के थ्रू 3-4 दिन पहले इलेक्शंस के बाद जो
आया आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी उसको शेयर किया गया, दैट वाज के नहीं बैठेंगे उनके साथ जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिसमें पीएमएलएन भी है, पीपल्स पार्टी भी है और जेयूआई भी है। कल आपका वफ्द जेयूआई को मिला, आज फिर एक मुलाकात हुई है अचकजई साहब के साथ, तो क्या वो चेंज हो गई है वो पॉलिसी के जनाब अब जेयूआई के साथ बैठा जा सकता है? क्योंकि पहले खान साहब ने तो कहा था कि नहीं बैठना। आवाज आ रही है सर? मेरा ख्याल है कोई सिग्नल इशू है प्रॉब्ली, दोबारा मिलाने की उनको ट्राई करें। अच्छा, वो जो हम बात ही कर रहे थे कि इमरान खान साहब का एक बयान आया जेल से जो उनकी फैमिली ने, अलीमा खान साहिबा ने शेयर किया, और उसके अंदर ये था कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एलिजिडली, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैठेगी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि एक वफ्द मिलने चला गया मौलाना फजलुर रहमान को, कल रात की वो डेवलपमेंट है आपने देखी होगी। तो क्या उसके अंदर कोई चेंजेस आए हैं? क्योंकि ये तो नहीं कहा जा रहा कि आगे मिलके कोई एक पॉलिटिकल कैंपेन या फिर आगे कोई इल्हाक हो जाएगा जेयूआईएफ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बट स्टिल इट स्पीक्स अ लॉट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने एक मामला किया, लेकिन फिर जो इमरान खान जब स्टेटमेंट्स कल आई मौलाना फजलुर रहमान की, उसके बाद ये तय किया गया कि जनाब वहाँ पर जाते हैं और जाकर उनसे मिलते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। मौलाना ने जो कहा कि असल एतराज़ किसके ऊपर है, उधर देखिए। ये खुदा की कसम किसने सोचा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बात करेंगे कि ये पार्लियामान चलने वाला पार्लियामान नहीं है। एनीवेज, जौन अब्बास बप्पी साहब एक दफ़ा फिर है हमारे साथ। सर, मैं आपसे वो जो पूछ रहा था कि खान साहब ने जो जेल से हमें पता चला उनकी फैमिली के थ्रू कि ही डजंट वांट टू कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ बैठे ना जिन्होंने मैंडेट चोरी किया एलिजिडली, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ। कल आपका एक वफ्द गया, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड डेवलपमेंट। तो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं उस पॉलिसी के अंदर, उस स्ट्रैटेजी के अंदर कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे? नाउ अच्छी बात है कि मुलाकात की जेयूआई के वफ्द के साथ। मैं अर्ज करूं, मैंने शायद वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने बात अपनी उसमें मुकम्मल करी। मैं दोबारा बता देता हूं कि जब खान साहब के साथ पहली दफा लीडरशिप अली जफर साहब मुलाकात के लिए गए थे 11 तारीख को, तो उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। 13 तारीख को उनकी पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद एलामिया जारी किया। खान साहब ने कहा एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हमारे मामला तय नहीं हो सकते, बाकियों से बात की जा सकती। उसके बाद जो सबसे बड़ी चेंज आई वो उस वक्त आई जब मौलाना साहब की जमात की कोर कमेटी का इजलास परसों वाले दिन हुआ, और उसका एलामिया उन्होंने खुद जारी किया, जिसमें उन्होंने हमारे नैरेटिव को सराहा कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है, नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी धांधली नहीं हुई, और ये तमाम पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मुतनाज़ इलेक्शन। सो वो अपनी जगह से स्पेस से हटके हमारे उस पर ग्राउंड के ऊपर आए और अपने नैरेटिव से एक स्टेप डाउन हुए। उसके बाद उनका कल का इंटरव्यू वो बहुत ज्यादा, फिर उन्होंने जो कल वो ऑब्वियसली जिस पे हमारी पहले डिस्कशन हुई, जो उन्होंने कल वो डिटेल्स में सारी चीजें बताई, वो फिर एक और स्टेप डाउन है। सो ये वो चीजें हैं जो पॉलिटिक्स में कभी भी एक दूसरे के साथ माइनस प्लस चीजें जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। सो मौलाना साहब जैसे अपने स्थान से पीछे आए तो ऑटोमेटिक स्पेस क्रिएट होती है हमारी उनसे बात होने की। हैविंग सेड दैट, हमारी जो उनसे गपशप हुई, अभी बहुत सारे चीजों पे आगे जाना है, कोई प्रीएम्प्ट करना शायद अभी मुनासिब ना हो, लेकिन इस पे कम से कम हम दोनों जमातें इत्तेफाक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए वो धांधली के साथ हुए, प्लस 2022 में जो कुछ पाकिस्तान में अप्रैल में हुआ था वो उसमें पॉलिटिकल मूव नहीं थी, वो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट के चीफ थे उनकी इनिशिएटेड मूव थी। सो ये दो चीजें जो हैं कम से कम हमारे एक जगह पे हम दोनों जमातों को साथ लेके आए। लेट्स सी आगे चीजें किधर को जाती है, लेकिन कम से कम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एडेड एडवांटेज है। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास ना टाइम थोड़ा सा कम है, जरा इसको ब्रीफली इसको भी एड्रेस कर दें। नामजद करना अली अमीन गंडापुर को एज नेक्स्ट सीएम केपी के, फिर असलम इकबाल साहब को पंजाब से, उमर अयूब साहब वजीर आजम के कैंडिडेट होंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो एक आ रहा है मामला वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है अभी भी, मतलब फेंसेस मेंड करने की तरफ शायद नहीं जा रही तहरीक इंसाफ, और एक प्रेशराइजिंग उस मामले के तौर पर जा रही। तो आप भी वैसे तो ठीक है, आपने यही कहना कि आपकी पार्टी चेयरमैन ने फैसला किया, लेकिन ये कुछ एग्रेसिव स्ट्रैटेजी नहीं है? नहीं, मैं इसको थोड़ा दो एंगल से और देखता हूँ। पहली बात है कि अली अमीन गंडापुर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी कोर है उसका सबसे ज्यादा लॉयल वर्कर है। अगर आपको याद हो कि 1 साल पहले जब उनको एबडक्ट किया गया था और जब वो वापस आए थे, ही स्टूड विद द पार्टी इन ऑल द वेज, नंबर 1। नंबर 2, उसकी लॉयल्टी के ऊपर शक कोई नहीं, उसकी मेहनत, पॉलिटिकली ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन। लोग जो उसको जानते हैं, जो रोल उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या आजाद कश्मीर में हमारे लिए प्ले किया था, वो शायद और कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं कर सकता था। दूसरा जो मेरा पॉइंट वो बड़ा क्लियर है,
अगर तमाम जमातें और तमाम सारे लोग हम पे ये तनकीद करते हैं कि आपने अली अमीन को क्यों कहा, तो क्या किसी ने मरियम नवाज शरीफ पे भी तनकीद की है? जो रेटरिक मरियम नवाज शरीफ ने गुजरांवाला की स्पीच में उस वक्त की आर्मी जो एस्टैब्लिशमेंट थी उनके चीफ के हवाले से गुफ्तगू की थी, उससे ज्यादा हॉकिश बिहेवियर तो मेरे ख्याल में अली अमीन का नहीं था। तो वो जो बात आ गुफ्तगू चुकी है उस ना वक्त के अब पप्पी जो साहब। हमारी जुडिशरी के एक मिनट वो सर, तो बाजवा से एक सेकंड, जो सर। जुडिशरी के हमारे चीफ थे उस वक्त के, जो हमारे अपना खोसा साहब के हवाले से उन्होंने बात की थी, अता बदियाल के हवाले से, उनकी सास, उनकी बेगम, उनके बच्चों के बारे में जो गुफ्तगू वो रेटरिक लेके फिरती रही है, उससे ज्यादा हॉकिश तो मेरे ख्याल अली अमीन नहीं है। सो अगर अली अमीन बहुत जज्बाती है तो मरियम नवाज शरीफ ने जो स्टांस लिया था वो तो फिर किसी तौर पे काबिल बर्दाश्त नहीं है। सो लोगों को उस पर भी उतनी तनकीद करनी बिल्कुल ठीक चाहिए। हो गया मैं है अब, समझता हूं और सिर्फ अली अमीन आखिरी का चीज है बप्पी परसेप्शन साहब, ठीक हो परसेप्शन गया, बिल्ड आखिरी किया चीज गया है वो बिल्कुल गलत है। ब्रीफली इसको एड्रेस कर दें। हमने देखे हैं बहुत सारे इंटरव्यू सोशल मीडिया के ऊपर, क्या आपके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको फोर्स किया जा रहा है कि कोई और पार्टी ज्वाइन करे? फोर्स तो शायद छोटा लफ्ज है, मतलब अभी तक इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं की। उन पे सबसे बड़ा जो थ्रेट है कि अगर आप लोगों ने साइड्स चेंज ना की, नून लीग या आपने आईपीपी ज्वाइन ना की, तो हम रिकाउंटिंग की दरखास्तें उन्होंने दिलवा रखी हैं, हम रिकाउंटिंग में आपको 1500 से हरवा देंगे। इस वक्त तक जो 8 लोग जा चुके हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनकी रिकाउंटिंग की दरखास्तें आ चुकी हैं, और इस वक्त तक कम से कम 7 लोग तो मैं जानता हूं जो इस वक्त मतलब हार चुके होंगे, उनकी सही। दरखास्तें कबूल कर लें जस्ट बिकॉज दे सेड कि वो पार्टी चेंज नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से अगर जमहूरियत ने ठीक चलना है तो ठीक, फिर पाकिस्तान नहीं चलता। दैट इज इंडीड अलार्मिंग। मच वक्त की किल्लत थी बप्पी साहब, दोबारा फिर आपसे गुफ्तगू होगी, बहुत शुक्रिया वक्त दिया। अब मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ मौजूद होंगे तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खलील ताहिर सिंधु साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। Stay with us. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप आने से पहले वो मौलाना साहब का बयान हमने चलाया, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। वो बयान हमने चलाया, आपने यकीनी तौर पे सुना ही होगा, और अब सीधी सी बात है सिंधु साहब, जो उन्होंने बयान दिया है उसमें उसने तो आपका जो बयानिया था कि हमने एक बड़े आईनी तरीके से एक हुकूमत को घर चलता किया, वो उसने जमी बोस कर दिया है। और ये तो बहुत बड़ी एक्यूजेशन ना सिर्फ पुरानी एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा जनरल फैज पे है, बल्कि इन वन वे अगर इसको देखा जाए तो ये नवाज शरीफ साहब पे भी है, पूरी पीएमएलएन पे और पीपल्स पार्टी पे भी है, जो मौलाना कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया वजह साहब। इससे पहले ऑन चौधरी साहब फरमा रहे थे कुछ बातें हल्का बात, लेकिन वो चले गए। इंतहाई काबिल एहतराम है मेरे लिए, और मैं हमेशा आपको पता है तहजीब के दायरे में रह के बात करता हूँ। वो कह रहे थे जी मौलाना साहब ने सच बोला। तो मौलाना साहब जो उस वक्त जब पीडीएम के सरबराह थे, जब उनका बेटा वजीर था, क्या उस वक्त वो झूठ बोल रहे थे? या तो आज वो कहते कि उस वक्त मैं झूठ बोल रहा था जब मेरा अपना बेटा मिनिस्टर था, गाड़ियां आगे पीछे होती थी, सारा कुछ होता था। असल में मसला कुछ और है, वो समझाना कुछ और चाह रहे हैं। मतलब वो क्या कहते हैं कि पैडल हाथ में पकड़ा हुआ है, जिसको साइकिल लगा दें वो लगा नहीं रहा, उनको पैडल को साइकिल नहीं लगा रहा। ओनली दिस इज द रीजन। बाकी मौलाना साहब देखिए पीटीआई के खिलाफ उनकी जंग है सारी वहां पे, उसी के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, उन्हीं को वो यहूदी एजेंट सबसे पहले उन्होंने फरमाया, इमरान खान को सब कुछ कहा, और आज उनको यक्सर उनका जो है वो कहते हैं कि मतलब अभी ये नहीं, अब कभी वो जरदारी साहब को बात करते हैं। और मैं जो कहता हूँ ये बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी है, ये जमहूरी अमल को डिरेल करना चाहते हैं। और एक बात बताऊं बाजवा साहब, ये दुनिया में कभी किसी जगह पर भी अगर हम खुद माशाल्लाह को या जजलों को दावत देंगे ना, इनके आने का पता नहीं चलता। तो कभी भी जमहूरी अमल अगर हम डिरेल कर देंगे तो फिर ये दोबारा बड़ा मुश्किल होता है उन कौमों का आगे आना। ये मौलाना साहब बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अच्छा। हर एक पार्टी के खिलाफ अपने जरदारी साहब के बारे में वो कुछ कह रहे हैं। मेरी जाती राय है, उनका बहुत एहतराम, वो मतलब एक मजहबी रहनुमा है वाट एवर, लेकिन जो मजहबी रहनुमा है वो उनका अपनी जगह पे, उनका अपने और उनके वो जो मदरसे के तलबा है उनको सियासत में लाकर इस तरह की बातें करना, ये मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इट डज नॉट बिहेव टू हिम के इस तरह से वो जो उन्होंने मतलब सिंधु साहब वो पिच खोदना चाह रहे हैं, ना खेडांगे ना खेडन देंगे वाला मामला। अच्छा, आपने जो बात की है ना, मेरी पर्सनल जो परसेप्शन कहता है, पॉलिटिकल परसेप्शन जो कहता है बाजवा साहब, वो यही है। अभी उन्होंने और बयान दिया जरदारी साहब के बारे में। देखिए ये इलेक्शन, सर मैं आपको सुनाऊं जरा, इलेक्शन होते हैं वो इनकलाब लाना चाह रहे हैं आप एक स्पीच खोलेंगे तो मेरे ख्याल 365 दिन बाजवा साहब आपको लग जाएंगे कि क्या क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में। संधू साहब एक इनकलाबी हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। इफ आई मे प्लीज गेट दैट प्लेड, मैं वो आपको सुनाऊं जरा, इस पे आपका कॉमेंट वो चलाएं जी, वो जो इनकलाब के हवाले से कुछ फरमाया है मौलाना साहब ने। ये बयान आपने सुना है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। अच्छा, मुतालबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी ऑफ एंड ऑन ये करती रही है, और कभी इससे पीछे तो कोई भी नहीं हटा कि जो गैर जमहूरी कुव्वतें उनका सियासत के अंदर अमल दखल नहीं होना चाहिए।
और मौलाना साहब जो फरमा रहे हैं कि जनाब इनकलाब आ जाएगा और हम अपना एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक किरदार गैर जमहूरी कुव्वतों का ख़त्म नहीं हो सकता। संधू साहब, मैं कोई मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल एरर था, आप वो सुन नहीं सके। मौलाना साहब ने फरमाया कि हम एहतजाज जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक सियासत से बिल्कुल जो है ना वो बेपरवाह नहीं हो जाती और इनकलाब आ जाएगा उसके बाद। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो इनकलाब वो लाना चाह रहे हैं वो एक्चुअली यहाँ पे जमहूरियत को डीरेल करना चाह रहे हैं। संधू साहब, आवाज आ रही संधू साहब प्लीज? मेरा ख्याल है कि वही टेक्निकल एरर है, उसको ठीक करते हैं। अच्छा, मीनवाइल इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, मौलाना साहब ने यह भी कह दिया कि 64 सीटों के साथ जीत का ऐलान कर दिया गया, इस तरह की पार्लियामान नहीं चल सकती। और जो एक पसे पर्दा बात चल रही है, मौलाना साहब से किसी ने मुलाकात नहीं की, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने की, फ़ोन उनको नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया और उनको बाकायदा कोई ना दावत दी गई ना ही उनको कोई ऑफर्स की गई ओहदों की। लेकिन जितनी सीट्स उन्होंने जीती, ये तकरीबन नज़र आ रहा था सबको कि इतनी सीट्स वो केपी से जीतेंगे, इसके अलावा क्या हो सकता था। हाँ, बलूचिस्तान के हवाले से शायद उनके कुछ शिकवे गिले मौजूद हैं, लेकिन PMLN के जो हमारे दोस्त हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान हैं, उनका ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान साहब सदारत चाह रहे हैं पाकिस्तान की। अब एक आधी सीट के साथ वो मामला हो नहीं सकता, बट एट द वेरी सेम टाइम जो बात उन्होंने अब द बीन्स दैट ही हैज स्पिल्ड, जो उन्होंने बात कर दी है, वो याद रखी जाएगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर और वो अभी इतनी जल्दी ख़त्म होगी नहीं कि जनाब ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उसके पीछे कौन था और एक बयानिया जो दूसरी तरफ साइफर का था, क्या वो विंडिकेट नहीं हो गया, क्या वो सुरखरू नहीं हो गया। ये मामला चलता रहेगा यहाँ पर। एनीवेज, एक ब्रेक लेने का फिर मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारा संधू साहब और तैमूर तालपुर साहब होंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। तैमूर तालपुर साहब और खलील तार संधू साहब हमारे साथ हैं। एक चीज़ अभी आपके आने से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, तैमूर तालपुर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फर्स्ट। दूसरा ये फरमा दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा ना बनने का ऐलान तो कर चुकी है, इज देयर अ फ्लेक्सिबिलिटी इन टू इट के चेंज हो सकता है आगे ये डिसीजन। अभी फैसल करीम कुंडी साहब का एक बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा जी शदीद हालत मजबूरी के अंदर हमने नून लीग के साथ उनका ये साथ देने का, हुकूमत बनवाने का फैसला किया है। ऐसी क्या मजबूरी है कि मतलब आप अपोजिशन में भी नहीं, आपने बैठना भी ट्रेजरी बेंचेस पे है और वजारतें भी नहीं लेनी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अभी हालात हैं तो हम अपनी अगर अना की बात लेके बैठे अपने मुल्क का और अपने मुल्क की मईशत का नुकसान करते, हमें इस टाइम से, इस प्रॉब्लम से, इस मुसीबत से इस मुल्क को निकालना है और ये निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी अना को और अपनी इज्जत को छोड़ें। आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान कुछ गर्मी सर्दी चल रही थी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, पर सब चीज़ों के बावजूद हमने ये फैसला किया है कि बगैर कुछ चीज़ रखे हुए शर्त या शरूत के हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे। नून लीग एक सियासी जमात है जो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी तो इस मुल्क को मिलकर इस बुरान से, इन परेशानियों से, इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि जो ओहदे हमें दिए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं और हमारी पार्टी का एक अपना फैसला है, हमारी पार्टी की ये सोच है या मेजॉरिटी जो हमारी पार्टी की है, स्पेशली CCU चाहती है कि हम हुकूमत में आए बगैर नून लीग की सपोर्ट करें और अनकंडीशनल सपोर्ट करें। पर मेरे ख्याल से कोई हल्फ आखिर नहीं हुआ है। सदर सरदारी आज भी सोच रहे हैं और अपनी जो मेन उनके पुराने लोग हैं CC के, उनसे भी राब्ते में है कि क्या अगर हम वजारतें भी नून लीग के साथ आते हैं उसमें कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं होगा। तो वी हैव टू बेसिकली जस्ट वेट, बहुत थोड़ा टाइम बचा है, तब तक फैसले हो जाएंगे। पर ये जहन में एक जरूर बात रखिएगा कि एक जो इम्प्रेशन है कि हम हुकूमत में इसलिए नहीं आ रहे ताकि नून लीग को हम खराब कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर नून लीग के साथ खड़े हैं तो हम सच्चाई से और पुलिस से खड़े हैं। ठीक है, पत्थर पे लकीर नहीं है ये। संधू साहब, मेरा सवाल एक वही है, यहाँ पे तो फ्लेक्सिबिलिटी तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं आगे हो सकता है, चेंज हो सकता है।
आपकी पार्टी के अंदर फैसला चेंज हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब, जो कि हम देखते रहे कि पाकिस्तान को नवाज दो वाज द टाइटल ऑफ योर कैंपेन, और इतने इतने बड़े इश्तिहारात हमने देखे वजीर आजम नवाज शरीफ, उनको इस वक्त अपनी कायदाना सलाहियतें दिखानी चाहिए, जिसका वो बताते रहे हैं कि मैं अब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो जिस तरह 2013 में बहुत से बहरानों से निकाला था, अब भी उनको करना चाहिए। तो वाई नॉट, और इस पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकता कि दोबारा साहब के चलो ठीक है मैं ही बन जाता हूँ वजीर आजम। जी वाजिब साहब, जो सरदार साहब ने फरमाया, आप देखिए मुझे नहीं पता हमारी टेलीपैथी किस तरह से मिली है, लेकिन आपसे मैं आपको याद है ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं और ऑटोमेटिकली ऐसे डिसीजन जो है वो वापस लेंगे डेफिनेट तो मुल्क की तरक्की के लिए। मैंने भी यही लफाज बोले थे, हालांकि मैं तो पीपल्स पार्टी से नहीं हूँ, और वही बड़ी अपना वाइज बात की है सरदार तारपुर साहब ने भी कि ये कोई ऐसी बात हो नहीं कि मुझे आवाज नहीं आ रही सिद्धू साहब। अच्छा, वो कोई टेक्निकल एरर है, वो मैं सिद्धू साहब आपकी आवाज असल में तालपुर साहब को नहीं थी जा रही, वो ठीक है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं जी। कैरी ऑन सिद्धू साहब। जी मैं यही कह रहा था कि जो सरदार साहब ने फरमाया वही बात मैं आपसे पहले भी कर रहा था। जी जी, आपने बिल्कुल लोग होते हैं जिस तरह जो सरदार साहब कह रहे हैं, मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि सरदार साहब ऐसी बात करेंगे, लेकिन मैंने वही बात लफ्ज ब लफ्ज कही कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, और फिर आपने सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी के लिए, मुल्क के लिए, कॉमन मैन के लिए आपने मिलकर चलना है। और उन्होंने भी जो फरमाया कि कोई ऐसी बात नहीं, कोई रिलीजन तो नहीं कि हमको रिलीजन चेंज कर रहे हैं, सियासत में दरवाजे खुले रहते हैं। जहां तक मौलाना साहब की बात है, वो मैं दोबारा फिर कह देता हूँ कि आर्टिकल 95 के तहत जो था कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत अदम एतमाद हुआ, उनका बेटा वजीर बना, ही वाज हेड ऑफ, ठीक हो गया सर। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं है वजीर आजम के उम्मीदवार। अब नवाज शरीफ साहब पूरी कैंपेन ही उनके गिर्द थी, और उनको अपनी कायदाना सलाहियतें इन द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री दिखानी चाहिए। अब देखिए, मैं जो सच्ची बात है जी, मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा, मुझे उन लोगों में से नहीं हूँ, जो मैं आपको पहले भी पता है, हमारा यही था कि हमें 2/3 जो अक्सरियत है मिलेगी, या मतलब एक सादा अक्सरियत मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिल सकी, इसको हमें मानना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने इसमें बड़ा, और जिनके पास इवन शबाशी साहब ने कहा कि जो आजाद वाले कहते हैं कि हमारे इतनी आजाद सीटें हैं, तो वो बनाए गवर्नमेंट, हम और पीपल्स पार्टी मिलकर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी जो अपना मियां शबाशी साहब को नामजद किया, पार्टी ने नामजद किया, और मियां नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, और नीचे इसलिए उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब को नामजद किया पंजाब में, तो इसलिए ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन जो सच्ची बात यही है कि हमारे तो जो था, लेकिन उस हवाले के मुताबिक जो भी हुआ, बट जो लोगों ने 16 माह की कारकर्दगी को सामने रखा, और लोगों की विल का एहतराम करना चाहिए, तो मियां शबाज शरीफ साहब को इस वजह से उन्होंने नामजद किया है। ठीक है, मतलब वो इट वाज वो उसके साथ कनेक्टेड था कि अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो होता। अच्छा, ओवरऑल इलेक्शन और एहतजाज भी जगह जगह पर, केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के भी कई शहरों के अंदर इलेक्शंस में जो धांधली का शोर है और वो इल्ज़ाम जो लग रहे हैं जाम शोरों के अंदर, सरदार साहब एक बहुत बड़ा एहतजाज, पीर पगाड़ा साहब ने, वो आपने देखा ही होगा, आज बड़ी दुनिया इकट्ठी वहाँ पे, और बहुत सारे उन्होंने एलिगेशंस भी लगाए हैं। एट द वेरी सेम टाइम मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इस दफ़ा धांधली नहीं हुई, पिछली दफ़ा पंजाब से वो 8 सीटें जीत गए थे, और उन्होंने फरमाया था कि धांधली हुई है। इस दफ़ा 6 सीटें जीते हैं और उन्हें धांधली नहीं लग रही। सरदार साहब आवाज आ रही है? अगेन ये कोई पता नहीं, आप एक काम कीजिए प्रोड्यूसर साहब, फोन लाइन पे ले लीजिए सरदार तैमूर तालपुर साहब को। मीनवाइल, अच्छा खैर, I can hear you जी, I can hear you। जी 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 जी। I'm not Sardar actually। ये मैसेज आप किसी और से मुखातिब। जी जी, तैमूर तालपुर साहब फरमाइएगा। इस दफ़ा नहीं मतलब लग रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि धांधली हुई है, गो के पिछले इलेक्शन से कम सीटें पंजाब में मिली हैं आपकी जमात को। पिछली दफ़ा 8 मिली थी तो जरदारी साहब ने कहा था धांधली है, इस दफ़ा 6 सीटें, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल ठीक है। पिछली बार आप तो पंजाब की बात, पर मैं सिंध से इलेक्शन कर रहा था, और नेशनल के नवाब साहब में थे, और हमारे काउंसिल के चेयरमैन थे वो गायब गए थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो मेंबर्स थे इलेक्टेड वो गायब कर दिए गए थे, हमारे जो भी नोटेबल्स थे उनको गायब किया गया था, और जब उन्होंने ये हमी नहीं भरी कि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, तब तक उनको हमारे पास वापस नहीं भेजा गया, जीते हारे गए। तो आज जो है हमारे लिए तो इससे बेहतर माहौल क्या होगा कि कोई हम तैयार नहीं है, कोई हमारे कर रहा, कोई हमारे लोगों को धमका नहीं रहा। आज सारे पोलिंग स्टेशन हमारे थे, हमारे पोलिंग स्टेशन सारे खुले हुए थे, प्रेस मीडिया हर जगह पर खुलेआम घूम रही थी।
इससे बेहतर इलेक्शन कौन सा होगा। सही। हमने खसूसन जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई थी पिछली जनरल इलेक्शन में, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। तो इलेक्शन डे क्लीन और फेयर है तो हम कैसे करेंगे। और ये देखें ना, ये सियासत हमें खत्म करनी पड़ेगी कि क्योंकि मेरे पास पिछली बार 8 सीटें थी, आज मेरी सीटें अगर पंजाब में 6 हो गई तो मैं रोना शुरू कर दूं कि धांधली धांधली धांधली। नहीं, आप जीते हैं तो आप जीते हैं, आप हारे तो आप हारे हैं। हमें उस इमोशन से, उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ आगे निकल गई है, तरक्की कर गई है। जब हम जीतते हैं जीत मानते हैं और जब हम हारते हैं तो अपनी हार माननी चाहिए। अब मौलाना साहब को 4 सीटें मिली हिंदुस्तान में, तो वो ही अवाम ने मैंडेट उनको दिया है, उनको मैंडेट कबूल करना। अगर ठीक। जीडीए की आप बात करते हैं, जीडीए का जो है वो सबके मेरे जो और जो मुरीद होते हैं पीर साहब वगैरह के, जो सफेद टोपी पहनते हैं, उनका जलसा है जी। ये तो हुर मुजाहिदों का जलसा है जो वहाँ पर हो रहा है जहाँ शुरू की गई। जब इनकी सीटें निकली थी तो मुझे आप ये बताएं कि इलेक्शन डे पे आपने एक किसी के मुंह से कोई शोर की आवाज सुनी या किसी ने कहा कि धांधली हुई है? सब कह रहे थे कि बड़ी स्मूथली जो है पोलिंग चल रही है। इलेक्शन के दूसरे दिन आपने कुछ सुना? नहीं सर, इलेक्शन पोलिंग के का तो कह तीसरे रहे दिन थे, आपने कुछ लेकिन सुना? जीडीए के जमा लीडर्स होकर अचानक सायरा बानो ये साहब कहने आई पर पीर इंटरव्यूड साहब हर पर्सनली, उन्होंने इलेक्शन डे किया जा रहा है। जब रुकी थी रिजल्ट्स आना, उस वक्त से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया जीडीए के लोग, वो तो कर रहे थे। खैर एनीवेज, हम आगे थोड़ा सा बढ़े। मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस वक्त रोल बहुत आम हो गया है। एक अभी मैंने उनका आपको इंटरव्यू का एक पार्ट सुनाया कि जिसमें वो कह रहे थे कि हमारा पुरअमन एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक गैर जमहूरी कुव्वतें सियासत से अलग नहीं हो जाती और उसके नतीजे में इनकलाब आएगा। ताहिर खलील संधू साहब, तो मौलाना साहब उधर इनकलाब ला रहे होंगे, सड़कों पर मौजूद होंगे, और जैसे तैमूर तालपुर साहब कह रहे हैं कि वो तो हुर मुजाहिद हैं, तो यहाँ पे भी जेयूआई के बहुत सारे मुजाहिद ही हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के। तो इस सब मामले के साथ आप देख रहे हैं आगे, क्योंकि इलेक्शंस तो हुए ही इस वजह से थे कि कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। ये तो उल्टा काम जा रहा है, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है संधू साहब। नहीं बाजवा साहब, आप बड़ा दानिशमंदाना तजज़िया करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, भाई मुंह में खाक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप मेरे भाई हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी की तरफ जाए। वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जो मीर साहब तालपुर साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त है कि ये आज चंद आवाजें जो हैं और इस तरह से, और वाकई उनके जो मैंने आपसे यही पहले बात की थी कि जो उनके फॉलोअर्स हैं पीरी मुरीदी के, और भी बहुत सारे लोग इस तरह से, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैं, उनको कम से कम पॉलिटिक्स में यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप कह रहे हैं कि वो अपना ये गैर जमहूरी ताकतें, मुझे नहीं पता मौलाना साहब किसको गैर जमहूरी ताकतें कहते हैं, बाकायदा नाम लिया है सर। नहीं उनको कहते हैं जिनकी वजह से उन्हें आई थी, या फिर अगर उनकी बात मान लेके अदब वो लेके आए तो उनको कहते हैं जिनमें उनका अपना बेटा मिनिस्टर था। आज उनको वो गैर जमहूरी ताकतें नजर आनी शुरू हो गई। उनको अपने रिजल्ट्स कबूल करने चाहिए, और जिनके खिलाफ वो जंग लड़ रहे, जहाँ से वो हारे हैं मेन अपना लेकिन संधू साहब, ये मुतालबा तो आपकी जमात का भी है ना, और ये हर जमात का मुतालबा है कि सियासत से अलग होना चाहिए, को तो खुद कह चुकी है, तो ये तो कोई नाजायज मुतालबा तो ये बात नहीं है। ये बात देखिए, जब तक कोई एविडेंस ना हो, हमारे रिसेंटली काजी जस्टिस काजी फाजिल साहब, क्योंकि बाय प्रोफेशन हम लॉयर, उन्होंने भी बात कहा था, यहाँ तो बंदे की इतनी जरूरत और दिलेरी हो कि किसी का नाम नहीं लिखा है इस तरह से। अभी ये तो नहीं जिस तरह इमरान खान और ताहा यार सदर बनाना, आज कह रहे हैं कि उन्होंने तरीके लाई, दिस इज नॉट द राइट वे। जो पॉलिटिकल असास है और पॉलिटिकल जो हमारी क्या करना चाहिए है, अपना फंडामेंटल जो इसकी खसूसियात है, उनको मद्देनजर रखते हुए मुल्क को, जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देना चाहिए। ये मुल्क चलेगा तो आम, तो आप ये कह रहे हैं, बिकॉज टाइम बिल्कुल खत्म है, इस पे ब्रीफली आप ये फरमा दें, जो इनकलाब लाने की मौलाना साहब बात कर रहे हैं, दरअसल वो जमहूरियत डीरेल करना चाह रहे हैं। ये बड़ी देर से इनकलाब ला रहे हैं। मैं अगर आपको थोड़ी सी बात कर दूं तो कड़वी बात हो जाएगी, लेकिन मैं कर दूंगा कि 47 में जब 11 अगस्त 17 जुलाई 1947 को जब पहले मुझसे मुखातिब हो रहे हैं जी, हाँ जी, तैमूर तालपुर साहब, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस सिर्फ ब्रीफली फरमा दीजिएगा। मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि हम पुरअमन आईनी एहतजाज करते रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, और वो इनकलाब आएगा उसका नतीजे के अंदर। संधू साहब ये कह रहे हैं कि वो इनकलाब नहीं, वो जमहूरियत को डीरेल करना चाह रहे हैं। आपकी थॉट्स क्या हैं, ये जो इनकलाब मौलाना साहब लाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल फिर अगेन बारे में ज्यादा सोच रहे हैं बजाय मुल्क के बारे में सोचें, अपने बारे में शायद ये सोच रहे हैं। तो बेसिकली आप दोनों सेम पेज पर हैं। अभी मैं सर माजरत के साथ आई हैव टू कट यू हियर। एक तो वक्त गया प्रोग्राम का, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, खलील ताहिर संधू साहब आपका भी, तैमूर तालपुर साहब आपका भी। आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।